Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A. Khan and today's economic key concept class we are going to understand evolution of banking system in India. इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग सिस्टम को जिस रूप और रंग में हम देखते हैं आज, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये इवॉल्व हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है विथ टाइम। बैंकिंग में स्ट्रक्चर, फंक्शन और रेगुलेशन चेंजेस हुए हैं टाइम के हिसाब से। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड यानी 1947 से पहले बैंकिंग की कंडीशन ये थी कि इसमें बेसिकली दो पार्ट थे बैंकिंग के। पहला था इंडिजिनस बैंकिंग, दूसरा था यूरोपियन बैंक्स। इंडिजिनस बैंकिंग जो था वो ब्रिटिश रूल से पहले भी था, जैसे हुंडी हो गया, इंडिजिनस बैंकर हो गए, ये पहले भी थे। दूसरा है यूरोपियन बैंक्स। कॉलोनियल पीरियड में हम देखते हैं कि यूरोपियन बैंक जैसे बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में स्टैब्लिश हुआ, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में स्टैब्लिश हुआ, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में स्टैब्लिश हुआ, और इनको कलेक्टिवली हम प्रेसिडेंसी बैंक कहते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड यानी 1947 के बाद बैंकिंग में सबसे बड़ा जो चेंजेस किए गए हैं वो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जो 1969 में किए गए। 14 मेजर बैंक्स जो प्राइवेट बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज का मतलब ये हुआ कि पब्लिक ओनरशिप में आ गया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। नेशनलाइजेशन से पहले ज्यादातर वो प्राइवेटली ओन थे, यानी कि उनका जो मेन पर्पस था वो था प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट कमाना। और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि जो मेन पर्पस था उन बैंक्स का वो था कि कुछ इंडिविजुअल जो अमीर लोग थे उनके पॉकेट को भरना, उनके बिजनेसेस को आगे बढ़ाना, यानी नैरो पर्पस था बैंक का नेशनलाइजेशन से पहले। नेशनलाइजेशन के बाद जो मेन पर्पस था नेशनलाइजेशन करने का वो था वाइडर फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि बैंकिंग सर्विसेज घर घर पहुंचे, दूर दराज इलाकों में पहुंचे, रूरल एरियाज में पहुंचे, पुअर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन तक पहुंचे। फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल किया गया नेशनलाइजेशन के थ्रू, जैसे कि किसको लोन दिया जाए, किसको कम दिया जाए, किसको ज्यादा दिया जाए। प्रायोरिटी सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बैंक का यूज किया जाने लगा। स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस आया लोगों में बैंक के प्रति। लोग बैंक्स को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगे। वो फील करने लगे कि बैंक ज्यादा सेफ है पैसे जमा करने के लिए, पैसे रखने के लिए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ नेशनलाइजेशन का कि बैंकिंग को पब्लिक ओनरशिप के अंडर लाया गया। लिबरलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स 1990s। हम जानते हैं कि 1990s में एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके तहत बहुत बड़े रिफॉर्म लाए गए इंडिया में। उन रिफॉर्म्स में बैंकिंग रिफॉर्म भी हुए और बैंकिंग में बहुत सारे चेंजेस किए गए, जिसमें सबसे पहला चेंजेस था कि बैंक्स के जो बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे, रूल थे, उनको थोड़ा रिलैक्स किया गया, थोड़ा ईज किया गया। पर्पस था कि बैंक्स को और मॉडर्नाइज किया जाए। रिफॉर्म से पहले बैंक्स बहुत ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड थे, इनमें कंपटीशन बहुत कम था। गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट, ब्रांच एक्सपेंशन या न्यू एंट्री ऑफ न्यू बैंक्स को बहुत कंट्रोल करती थी उस समय। इसके वजह से बैंक्स में इनएफिशिएंसी आ गया, बैंक्स में लिमिटेड एक्सेस हुए, कि मतलब बैंक्स का एक लिमिटेड एक्सेस था सर्विसेज देने के लिए, स्पेशली गांव या दूर दराज इलाकों में। लिबरलाइजेशन के तहत गवर्नमेंट ने प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स को अलाउ किया इंडियन मार्केट में। इससे कंपटीशन बढ़ा और जो एग्जिस्टिंग बैंक्स थे उनको भी फोर्स किया कि वो अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करें ताकि वो कम्पिटिटिव रहें। एग्जाम्पल के तौर पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो इंडिया के दो लीडिंग प्राइवेट बैंक्स हैं, वो इस्टेब्लिश हुए इस पीरियड में। साथ में जो रिफॉर्म लाए गए उनका मेन पर्पस था कि बैंकिंग की जो फिनेंशियल हेल्थ है और इफिशिएंसी है उनको इम्प्रूव किया जाए। जैसे कि एनपीए को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो डिफॉल्ट है वो कंट्रोल हो सके। साथ में टेक्नोलॉजी
और ऑटोमेशन भी लाए गए बैंकिंग में, ताकि बैंक को कंप्यूटर से जोड़ा जाए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो, एटीएम को इंट्रोड्यूस किए गए। तो हम देखते हैं कि बैंकिंग जो रिफॉर्म हुए हैं लिबरलाइजेशन फेज में, उनका पर्पस था कि बैंकिंग को मॉडर्नाइज करना, कंपटीशन को प्रमोट करना, इफिशिएंसी को लाना और बैंकिंग सर्विसेज के एक्सेस को बढ़ाना। इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ इंडियन इकोनॉमी पे और इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला आने वाले टाइम में 1990s के बाद। इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बैंकिंग। लेट 20th सेंचुरी में इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ने लगा, मोबाइल फोन्स लोगों के हाथ में आने लगे। इससे ये फायदा हुआ कि बैंकिंग मॉडर्नाइज होने लगी। इसमें EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इंट्रोड्यूस किए गए, एटीएम्स ज़्यादा से ज़्यादा एटीएम्स को लाए गए, ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा मिला, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस को फैसिलिटेट किया गया। इस दौरान इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के अगले पार्ट में हम देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म 1991। इसमें बहुत सारे कमिटीज बैठाए गए, जिसमें से एक नरसिम्हन कमेटी थी जिसने बैंकिंग रिफॉर्म के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए, जैसे कि इफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्क मैनेजमेंट बैंकिंग का। और इस रिफॉर्म मेजर्स में इंक्लूड था प्रूडेंशियल नॉर्म्स, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड और ग्रेटर कंपटीशन को लाने के लिए रिफॉर्म लाए गए। इस दौरान रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को फॉर्म किए गए। रीजनल रूरल बैंक को 1975 में फॉर्म किया गया ताकि बैंकिंग सर्विसेज को गांव और दूर दराज इलाकों में लेके जाया जाए। कोऑपरेटिव बैंक्स का बहुत पुराना हिस्ट्री है इंडिया में और ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है रूरल और अर्बन क्रेडिट स्ट्रक्चर में। रिसेंट ईयर्स में हम देखते हैं कि बैंकिंग में और ज़्यादा रिफॉर्म लाए गए, जैसे कि पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स को इंट्रोड्यूस किए गए 2015 में। RBI ने जो कंसेप्ट लाया पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इसलिए लाया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जाए और ऐसे सेक्शन तक बैंकिंग को पहुंचाया जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा कवर्ड नहीं हो पाए थे पहले, जैसे कि ठेला वाले, रेडी वाले। आज के डेट में आप देखेंगे कि हर कोई बैंकिंग का यूज़ कर रहा है, हर कोई पेटीएम, गूगल पे का यूज़ कर रहा है। तो 2015 बहुत बड़ा चेंजेस लाए गए। साथ में मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स किए गए। ये किया गया ताकि कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो सके और इसका लार्जर पर्पस ये था कि बैंक को और रोबस्ट बनाया जाए। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1969 और 1980। हम जानते हैं कि फर्स्ट फेज में बहुत सारे बैंक्स को, फॉरेन बैंक्स को नेशनलाइज किए गए थे 1969 में। सेकेंड फेज में यानी 1980 में 6 और बैंक को नेशनलाइज किए गए जो प्राइवेट बैंक थे पहले, ताकि गवर्नमेंट कंट्रोल को बढ़ाया जाए बैंकिंग सेक्टर में। जो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन था बैंकिंग का 1969 में, उसका पर्पस था सोशल कंट्रोल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जैसे एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग दिए जाए, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, रूरल अर्बन और वन रीजन को अदर रीजन से जो डिस्पैरिटी थी उसको कम करने की कोशिश की गई, प्रोमोटिंग सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम किया गया, प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी बैंकिंग में जो स्टेबिलिटी है उसको लाने की कोशिश की गई गवर्नमेंट कंट्रोल के तहत। सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन जो कि 1980 में हुआ, उसका पर्पस था कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन, बैंकिंग को और एक्सपैंड करने की कोशिश की गई, सोशल ऑब्जेक्टिव को और फर्दर किया गया, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया गया, बैंकिंग सेक्टर और दूर दराज लोगों तक पहुंचे, इसकी कोशिश की गई। स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक सेक्टर को और मजबूत बनाने की कोशिश की गई। प्रोटेक्शन ऑफ डिपोजिटर्स इंटरेस्ट, डिपोजिटर्स के जो पैसे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और कोशिश किया गया। कॉम्बैटिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को जो कंसंट्रेशन है कुछ लोगों के हाथ में,
उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई ताकि पैसे सब लोगों के हाथ में आए। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economy key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.